सभ्यताओं को भी देख लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, जब ज़्यादा जाएंगे हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्लियर है, वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे ज़्यादा में। अभी हम लोग जो है देख लेते हैं अराउंड इसके डिटेल में, मतलब कहने का मतलब डिटेल में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जैसे कहें कि सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता, जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो हमारी मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, ठीक है। कहने दो जो भी है। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा एक एथिक्स की बात बता रहा हूँ, वो ये है, वो हम लोग पहले से ये बता दूं, देखो हम लोगों के पास तीन चीजें होती हैं, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, याद रखना या ना रखना ये आपका काम है, मेरा तो बताना है। टी प्लस ई प्लस बी इज इक्वल्स टू एच। टी फॉर थॉट, जो हम लोग सोचते हैं, ठीक है, जो हम लोग सोचते हैं। ई फॉर है इमोशंस, जो हमारे भाव हैं, भाव तो समझते हो, इमोशंस, एंगर है ना, लव, ये सारे इमोशंस होते हैं। एंड वी फॉर होता है बिहेवियर, बिहेव भी बोल सकते हैं, बिहेव। थॉट्स जो हैं, जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे ही हमारे इमोशंस होंगे, पॉइंट को ध्यान देना इस चीज को, जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे ही इमोशंस होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव करेंगे। बिहेवियर भी हमारा जो है थॉट्स और इमोशंस के ही समानांतर होगा, पैरेलल होगा। ऐसा नहीं है कि मैं थॉट्स कुछ मतलब सोच कुछ रहा हूँ, इमोशंस मेरे कुछ हैं और मैं बिहेव, ऐसा हो ही नहीं सकता। आर्टिफिशियली भरे करते रहो, आर्टिफिशियली भरे ही करते रहो, पर जो नेचुरल है वो कभी ना कभी आ ही जाएगा। तो थॉट्स हमारे, इमोशंस हमारे और बिहेवियर हमारा, ये सभी जो है एक लाइन में होने चाहिए। और जब ये सारे एक लाइन में होंगे तो वो हमारा हैबिट बन जाएगा, इक्वल्स टू एच। क्लियर। तो हमें हैबिट ऐसी रखनी है, वो रखनी नहीं है, वो ऑलरेडी बन जाएगी, ऑटोमेटिक बन जाएगी। टी ई बी, थॉट, इमोशंस और बिहेवियर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर हम अभी से अपने आप में सुधार नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बाद में हम आर्टिफिशियली करेंगे, ठीक है, इनफ। तो सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो है मिस्री सभ्यता। अच्छा, हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, और बैकग्राउंड में है कि जो भी सभ्यताएं हुई हैं, जो भी विश्व में सभ्यताएं डेवलप हुई हैं, विकसित हुई हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा है। और जो सबसे बड़ा कारण रहा है इन सभ्यताओं के विकसित होने का वो है नदी, पानी। क्यों रहा है, क्यों रहा है? क्योंकि जब इंसान, मैं अगर लेक्चर्स पीछे वाले याद दिलाने की कोशिश करूं तो जो हैविलस था, होमो हैविलस, तो जो हैविलस था वो अपने पैरों पे ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता था, वो शिकार करता था। इरेक्टस आए, होमो इरेक्टस, उन्होंने क्या किया, शिकार के साथ साथ खाद्य संग्रह और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में खेती भी सीख ली थी करनी, है ना। तो जब खेती करोगे तो जहां पे थोड़ा बहुत पानी होगा उसी से करोगे खेती, और अपने लिए भी पानी और जानवरों की खेती जो है, जानवर भी तो पालेंगे, पशुपालक भी ये लोग थे। मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं ये सब क्लियर कर चुका हूँ। तो जो पशु है ना, उनके लिए भी पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी, जब पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी तो इनको ज्यादा पानी के स्रोत चाहिए, सोर्सेज ऑफ वाटर, और ये फुलफिल कर सकते हैं, ये पूरे कर सकते हैं केवल और केवल नदी, राइट। तो इसीलिए जो सभ्यता, अब
अब इरेक्टस जो है, एक लोग तो है नहीं, इसमें बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे मतलब मनुष्य हैं, और ये सब के सब इधर से इधर पहुंचे। कोई दूसरे क्षेत्र में रह रहा था वो यहाँ पहुंच गया, कोई दूसरे क्षेत्र में रह रहा था वो यहाँ पहुंच गया। धीरे धीरे कई सारे लोग, कई अलग अलग कल्चर्स, कल अलग अलग संस्कृतियां यहाँ पे इकट्ठी हो गई, और वही संस्कृति जो है जब बड़ा रूप उसने ले लिया तो वो क्या बन गया? सिविलाइजेशन, सभ्यता। क्लियर? तो ये जो नदी के किनारे डेवलप होने का सभ्यता का यही एक रीजन था, क्योंकि जितनी भी दुनिया की सभ्यताएं हुई हैं सबकी सब नदी के किनारे हुई हैं, और कोई ना कोई नदी उसके पीछे एक बड़ा कारण था। ठीक है, हम लोग ऐसे ही नहीं किसी नदी को गंगा नदी और यमुना नदी या गंगा माँ, यमुना माँ, जो भी है कह देते हैं। ऐसे ही ना उसके पीछे कुछ ना कुछ कल्चरल थॉट्स तो हैं, सांस्कृतिक विचार तो हैं उसके पीछे, और वो हम लोग देख सकते हैं क्योंकि उनसे सब चीज़ है। पशुओं को पानी मिल जाता है, हमको पानी मिल जाता है, खेतों को पानी मिल जाता है। क्लियर? तो जो भी सभ्यताएं हुई हैं वो सबकी सब नदी के किनारे ही डेवलप हुई हैं। तो ऐसी ही सभ्यताओं में जो सबसे पहली सभ्यता जो डेवलप हुई थी नदी के किनारे, उसका नाम मिस्र है। मिस्र की सभ्यता। ठीक है, अब मिस्र में डेवलप हुई ना वो, तो मिस्र की सभ्यता होगी। इसको डिलीट ही कर दो। मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता जो है लगभग मानी जाती है 3500 बीसी के अराउंड। लगभग, मैं फिर से लगभग कह रहा हूं क्योंकि कोई भी चीज जो होती है वो इसी डेट पे ही आके, या कोई भी डेट पे आके, एक डेट पे, पर्टिकुलर एक डेट पे आके नहीं बन जाती है। उसके पीछे लाखों वर्षों का जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तब वो जाके डेवलप्ड होती है। अब यहाँ पे उसका चरम रूप होगा, मतलब अपना एक्सट्रीम होगा। इस टाइम पे जब एक्सट्रीम होगा तो वो डेवलप होकर उसका जो है नाम दे दिया गया। तो हम लोगों ने जो ये दिए हैं, ये केवल और केवल जो मैंने लास्ट लेक्चर्स, अगर आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे या होंगे आपको रिवाइज, तो आप पता लगाएंगे कि हाँ अच्छा, इस टाइम पे जो मुझे प्राप्त, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे, है ना, जो आर्कोलॉजी की जो चीज़ें मिली थी, तो उन सब से जो है मैंने पता लगाया कि ये सभ्यता इतनी पुरानी। तो सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। मैं पहले कुछ सभ्यताओं के आपको नाम बता दूं, जो नदी घाटी की सभ्यताएं हैं। घाटी, नदी की घाटी में ही तो सभ्यता डेवलप होगी, नदी में थोड़े ना हो जाएंगी, है ना। नदी के किनारे की चीजों को हम लोग घाटी कहते हैं। ओके, अच्छा बुरा तो नहीं लगा ना मैंने जो कुछ कहा है? उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल दे रहा हूँ। पर हाँ, इन फ्यूचर आप लोग ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। नदी घाटी की सभ्यता है, सभ्यताएं, क्योंकि मैं दो तीन चार सभ्यताएं देखने वाला हूँ। नदी घाटी की सभ्यताएं, और ये अलग अलग क्षेत्र में विकसित हुई हैं, तो अलग अलग क्षेत्र से नाम होंगे। जो पहली सभ्यता है, मैंने जैसे कि बताया सबसे पुरानी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, दूसरी सभ्यता जो है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखो कोई कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता एक है ना, बिल्कुल नहीं। मेसोपोटामिया अलग है और मिस्र अलग है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरी सभ्यता जो है वो है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। और जो चौथी है वो हम अपनी ले लेते हैं, हड़प्पा। ठीक है, हालांकि हड़प्पा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। खैर, तो जो ये सभ्यताएं हैं हम लोग मेनली इन पे ही देखेंगे। इसके बाद जो अमेरिका की सभ्यता, ये बहुत बाद की सभ्यता है ना, अपने आप को डेवलप्ड कंट्री अगर कहते हैं तो ये बहुत बाद की सभ्यता है, बहुत बाद की। ओके, ओके, बहुत बाद की सभ्यता है। तो ये मेनली हम लोग इन पे फोकस करते हैं। तो जो हम पहले सभ्यता लेंगे, सबसे पहले मैं नदियों के नाम जान लूँ, है ना, कि आखिर किस नदी के किनारे की सभ्यता है, तो फिर हम उसको रिलेट कर सकेंगे। देखो जो मिस्र की सभ्यता है, मैंने बताया ना किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई होंगी, तो हम नदियों के नाम तो जान लेंगे ही। पहले हम लोग नदियों के नाम जान लेते हैं। जो मिस्र की सभ्यता है ये है हमारी नील नदी की सभ्यता, नील नदी के किनारे की सभ्यता है, घाटी की। ठीक है, नील नदी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। डिटेल में जब चलेंगे तब हम एक एक सभ्यता को उठाएंगे, उनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर दूसरी को, ऐसे हम निपटाएंगे। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग ईरान की सभ्यता कहते हैं। ईरान की सभ्यता। क्लियर?
तो ये जो ईरान की सभ्यता है, ये दो नदियों के घाटियों के बीच की सभ्यता है, और दो नदियां जो हैं वो है दजला दजला और फरात। फरात, दजला और फरात देखेंगे अभी, ठीक है। दजला और फरात की सभ्यता है। जो दजला, ये एंशियंट नाम है दोनों। जो दजला है वो आज टिग्रिस रिवर है। टिग्रिस, ईरान में अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ईरान में रिवर मिल जाएगी। और जो फरात है वो यूफ्रेटस है। क्या है, मैं हिंदी में लिख दूं वो ज्यादा ठीक है। नीचे देख रहा है ना, टिग्रिस, और थोड़ा ऊपर लिख दूं मैं यूफ्रेटस, ठीक है, यूफ्रेटिस। तो ये दो रिवर है मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उसके लिए, उसके निर्माण में, उसके विकास में दो रिवर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। जो चीन की सभ्यता है ये किस रिवर के किनारे है, वांग हो नाम है इसका। वांग गा है, गा, गमला, वांग हो। इसका एक और नाम है पीली नदी कहते हैं इसको, येलो रिवर, ठीक है, पीली नदी। और जो हड़प्पा है ये हमारी सिंधु नदी की सभ्यता है, सिंधु घाटी। इसको इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी। क्लियर। तो मैंने रिवर्स के बारे में जान लिया। देखो नदियों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जैसे इधर सभ्यताओं के नाम दे देता, चार सभ्यताओं के नाम दे दिया, और सामने नदियों के नाम जो है वो सफल करके उसने दे दिया, है ना। तो पहला पूछेगा है इंडस सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर कहेगा मिलान करो, फिर विकल्प दे देगा, पहले का सी है, दूसरे का डी है, ऐसे इस टाइप से। क्लियर। तो हमें इनका नाम ज़्यादा टफ भी नहीं, एक दो बार जब आप लोग देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, और जब वन बाई वन पढ़ेंगे ही तो हम लोगों को वो दिमाग में रच बस जाएंगे। क्लियर। तो हम लोग चलते हैं। तो पहली हम लोग सभ्यता लेते हैं, दैट इज मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र है, जो मिस्र है ये हमारा कहां पे है, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, भैया नीचे कट हो रहा है। ओके ओके, मैं नीचे नहीं लिखूंगा, मैं अब नीचे नहीं लिखूंगा, ठीक है। जो मिस्र की सभ्यता है, ये आपको मिस्र पता होगा, जो हमारा अफ्रीका है। जैसे मान लो अब वर्ल्ड मैप होगा सबके साथ, सबके पास, मैं वर्ल्ड मैप बनाने नहीं जा रहा हूँ अब, है ना। वर्ल्ड मैप होगा, क्या पता है कि नहीं है, आधा बना रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ, नीचे नहीं जाएगा। देखो यहां पर मिस्र होगा, अगर आप वर्ल्ड मैप में जो है नजर लगाएंगे, नजर डालेंगे, तो आपको मिलेगी ये जो यहाँ पे रिवर, जो ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका जो है ये इस टाइप से अफ्रीका बना होगा, तो यहां पे आपको मिस्र मिल जाएगा। इस जगह पे मिस्र मिल जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड मैप पे देखने की कोशिश करेंगे, मिल गया सभी लोगों को, वर्ल्ड मैप में देख रहे हो ना, मैच करो। यहां पर आपको मिस्र मिल जाएगा। इस मिस्र में एक नदी है जिसका नाम है नील। मैं इरेज कर रहा हूं डायग्राम मैं आपको। मिस्र में एक रिवर होगी नील। थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं पहले, नील नदी के बारे में। जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी जो रिवर है वो ये कहलाती है नील। इसकी जो लेंथ है वो 6,650 किलोमीटर है। अप्रॉक्स आप लोग याद कर सकते हैं 6,500 किलोमीटर। क्लियर। ये जो रिवर है विक्टोरिया झील से निकलती है,
और वहां से निकलकर ये भूमध्य सागर में गिरती है जाकर। भूमध्य सागर कहाँ है? भूमध्य सागर कहाँ है? जब आप वर्ल्ड मैप देख रहे होंगे तो ये तो अरब है, उसके पैरेलल ये अफ्रीका है ना? तो ये तो मिस्र हो गया। तो ये जो है ना, यहाँ पे आप लोगों को एक समुद्र टाइप का दिख रहा होगा सागर, भूमध्य सागर है वो, ठीक है? तो यहां से निकल कर ये इसमें विलीन हो जाती है। क्लियर है यहां तक? तो ये विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। इस नील नदी में क्या था कि इसमें वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार बाढ़ आती थी, फ्लड। और जब बाढ़ आती थी तो आपको पता होगा, जो बाढ़ आएगी, जो जल है, वो जल अपने साथ, पानी जो है वो अपने साथ कौन सी मिट्टी लेके आता है? जलोढ़। जल ओढ़ के आती है मिट्टी। इसका शाब्दिक जो अर्थ है जलोढ़ का वो इसी से बना, जल प्लस ओढ़, यानी जल को ओढ़ कर आती है जो मिट्टी, जो मृदा, वो होती है जलोढ़ मिट्टी। और जो जल, जो पानी है, अब इसमें बाढ़ आ रही है, जब बाढ़ आ रही है तो ये जलोढ़ मिट्टी बाढ़ में बह के आएगी और जहां जहां ये बहेगी और उसके बाद ये जलोढ़ मिट्टी को उस क्षेत्र में छोड़ देगी, उस रीजन में। जब उस रीजन में छोड़ देगी इस मिट्टी को, अब ये मिट्टी आपको पता है उस क्षेत्र में जमा हो गई। इस मिट्टी की खासियत होती है कि ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है ये हमारी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है? 66-50, हाँ, क्लियर क्लियर, गुड। हाँ, आप लोग बस इधर ध्यान दें केवल, ठीक है? ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। तो जब उपजाऊ है तो आपको पता होगा कि अब कृषि जो है, जो पैदावार है, जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो ज्यादा होगा पहले की तुलना में, है ना? पहले की तुलना कहने का मतलब सिर्फ सिंचाई करने से, अब जहां की भाई मिट्टी जब होगी, जहां की जिस तरह की, मान लो वो जलोढ़ मिट्टी नहीं है, कम उपजाऊ मिट्टी है, तो उसमें उत्पादन मान लो कुछ कम हो रहा है। बट जब वो उपजाऊ मिट्टी हो गई, ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में बता दूं क्या? इंग्लिश में कोई जानने वाला है क्या? मैं फालतू फिर इंग्लिश में ना बताऊं। इंग्लिश में कोई है? एलुवियल सॉइल इसको बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, तो उत्पादन ज्यादा होगा। तो मुझे पता चल गया यहाँ पे उत्पादन ज्यादा हो रहा है, ठीक है? जब उत्पादन ज्यादा, कृषि तो होने ही लगी थी, सभ्यता, ये 3500 का टाइम है, तो इट मीन्स यहाँ पे सभ्यता है और सभ्यता में कृषि तो होगी ही। तो जब कृषि यहाँ पे होने लगी, ठीक है, अब बाढ़ आ रही है। जब बाढ़ आती थी क्या होता, लोगों ने अपने अपने खेत बना रखे थे, लोगों के अपने अपने फील्ड होते थे, मान लो इस टाइप से कटे हुए। अब बाढ़ आई तो बाढ़ ने क्या कर दिया, इन सभी खेतों की जो मेड़ जिसे कहेंगे, मेड़ कटी होती ना जगह, जमीन, इस मेड़ को समतल कर दिया उसने। अब क्या हो गए, लोग भाई लड़ेंगे झगड़ेंगे आपस में, जो मनुष्य हैं उस समय के, कि मेरी जमीन है, यहां तक मेरी जमीन है। तो इस चीज का निपटारा करने के लिए अस्तित्व में कौन आएगा? ठीक है, इस चीज का निपटारा करने के लिए शासन बनेगा ना, गवर्नेंस, गवर्नमेंट इसे आज के टर्म में कहेंगे। उस टाइम पे जो शासन था वो होता था फराउन के हाथों में। ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा, फराउन, जो वहां के शासक थे उस टाइम पे, जिन्होंने, उन लोगों ने बनाया ना उनको शासक, कि आप मेरी जमीन का बंटवारा, ये लोग। अच्छा, एक चीज इसमें आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं, जो सभ्यताएं होती हैं ना, जो सभ्यताएं होती हैं, प्राचीनतम सभ्यताएं, जो लोग होते हैं ना, वो कबीलों में रहते हैं। कबीलों का मतलब ग्रुप बनाकर। और जो कबीलों का जो ग्रुप होंगे, उनका जो मुखिया होगा, जो हेड होगा, वो होगा जो शक्तिशाली होगा ना, शक्तिशाली होगा, वही तो होगा। तो फराउन ये शक्तिशाली होते होंगे उस टाइम के, जो राजा कहे जाते थे मिस्र के, तो शक्तिशाली होते होंगे। अब ये कोई फालतू में काम तो करेंगे नहीं कि चलो ठीक है, जो है तुमने कहा और हमने मान लिया, अब ऐसा करो, तुम्हारी जो जमीनों का बंटवारा हम करा दे रहे, ये जमीन तुम्हारी है, ऐसा तो होगा नहीं ना।
बदले में इनको मिलेगा कर। वो लोग क्या देंगे? कर देंगे कि भैया हम तुमको टैक्स दे रहे हैं, इस टैक्स लो, और आपको अब खेती करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जीवन यापन तो इनको भी चाहिए भैया। और जब इनको जीवन यापन चाहिए तो ये लोग टैक्स दे ही रहे, तो इनका काम हो गया। चलो ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब एक बार अगर इनको टैक्स मिलने लगा, ठीक है, तो अब इनको क्या हुआ, इनकी लालसा जागेगी ना, इच्छाएं जागेगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा कर मिले। तो ज्यादा से ज्यादा कर मिलने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या? प्रोडक्शन, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। अब उत्पादन कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हमने उस टाइम पे ऐसा कुछ केमिकल या फर्टिलाइजर पड़ता हो कि मैंने डाल दिया जो है और बस उससे खेती ज्यादा हो गई, नहीं ना। फिर इन्होंने जो है सिंचाई, सिंचाई एकमात्र साधन था। सिंचाई दूर दूर तक हम पहुंचाएं, काफी दूर दूर तक जो लोग बसे हुए हैं उन तक अगर हम सिंचाई की व्यवस्था करा दें, ठीक है, तो उत्पादन ज्यादा होगा। अभी तो उस क्षेत्र के लोग ही सिंचाई कर रहे होंगे ना। एलोवियल जो जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी जहां जहां तक जाती होगी, जहां जहां तक सिंचाई हो सकती थी संभव, वहीं तक। तो इन फराउन ने क्या किया, नहरें निकलवा दी, शुरू कर दी। इन्होंने नहरें निकलवाई। जब इन्होंने नहरें निकलवाई, अब आपको पता है कि दूर दराज के इलाकों तक सिंचाई होने लगी, तो इनको टैक्स और ज्यादा मिलने लगा। ये कंडीशन है राजाओं की यहां की, ठीक है। बात थोड़ी आगे बढ़ाएं। अब मुझे बताओ, जो आवागमन के साधन होंगे, मतलब जो इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो क्या होगा, साधन क्या होगा उसका, मतलब उसका जो सोर्स है वो क्या होगा? बाइक या कार तो चलती नहीं होंगी उस टाइम पे, कॉमन सी बात है ना। अच्छा, और क्या हो सकता, पैदल ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते, क्योंकि अब तो वो स्थायी हो गए ना। पहले स्थायी नहीं होते थे, जो होमो हेबिलस है वो तो थोड़े ना स्थायी होंगे, सेपियंस स्थायी होने लगे। तो जब ये स्थायी हो गए एक जगह पे, और इनको वापस भी आना है यहाँ पे, और दूर दराज तक जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग, मैंने कहा ना, जैसे आज के टाइम पे देखो, ये मनुष्य हैं, मान लो ये मनुष्य हैं किसी देश के, तो यहाँ पे क्या सबके सब कृषि कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं? नहीं ना। कुछ व्यापार भी कर रहे हैं, कुछ जो है शिल्प चीजें बना रहे हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कलाकार, है ना, चीजें बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं। तो इन लोगों को भी तो ध्यान में रखना होगा, ये सारी चीजें। तो इन जो व्यापारी होंगे, अब इनको दूर दूर तक जाना है व्यापार करने के लिए, तो इनके लिए साधन क्या होंगे? तो सीधी सी बात, इनके लिए साधन होगी उस टाइम पे रिवर, नदी, और जो नहरें निकलवाई थी वो। दूर दराज तक जा सकते थे, आप कहीं भी जा सकते हैं व्यापार करने के लिए। और उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था उस टाइम पर, जो आयात किए जाते थे यहाँ पे, इस टाइम पे जो आयात यानी जो इंपोर्ट करते थे ये लोग, वो करते थे पत्थरों का। अब आपको पता है पत्थर जो है, अपनी बोट टाइप की कुछ उन्होंने बना ली, उसमें लाद दिए पत्थर और अपने यहाँ पे उतार लिए आगे। तो अगर पत्थरों का आयात होगा यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि यहाँ के जो भवन मिलेंगे, आपको जो बिल्डिंग्स मिलेंगी, तो भवनों का जो निर्माण होगा वो किन से मिलेगा? तो डेफिनेटली पत्थरों से निर्मित है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में तराशे हुए पत्थरों का प्रयोग नहीं मिलता है कहीं भी। क्या मिलती हैं? पकाई हुई ईंटें, पक्की ईंटें। और उनका रेशियो क्या था? 4:3:1, 4:2:1। तो इसका मतलब वो लोग एकदम से वेल मेंटेन्ड तरीके से, एक तरह से कहूं मैं तो बिल्कुल वो तरीके में चीजें बनाते थे। पर यहाँ पे पत्थरों का निर्माण मिल रहा है। आई होप क्लियर हो रही होगी ये बात, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं ना। तो यहाँ पे पत्थरों का निर्माण होता था, पत्थरों का आयात किया जाता था, उससे भवनों का निर्माण होता था। अच्छा, जब ये नदी के किनारे जाते थे तो इनको एक चीज मिलती थी। आज भी आप लोग नदी, नहर वगैरह के किनारे कभी जाएंगे तो वहां पे सरकंडे मिलते हैं ना, घास फूस टाइप की जो जमीन में निकलती है। तो वहां पे भी सरकंडे निकले थे, और वो सरकंडों का नाम था पेपाइरस। पेपाइरस, पेपाइरस। मैं नीचे नहीं जाऊंगा, कट रहा है। पेपाइरस। इस पेपायरस से कुछ कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो कि इस पेपायरस से एक शब्द निकल रहा, पेपर, कहीं ना कहीं उसका साउंड लेके चल रहा है पेपायरस, है ना। ध्वनि जो है कहीं ना कहीं मैच कर रही है ना, पेपायरस, पेपर। तो पेपायरस से पेपर का निर्माण उन्होंने कर लिया था, ठीक है, यानी पेपर वहां पे डेवलप हो गया था, डेवलप्ड हो गया था इस टाइम पर।
अगर पेपर डेवलप हो गया तो लेखन कला भी आगे होगी, लेखन कला का विकास भी मिलने लगा था। क्लियर? और अगर मैं कहूं, अब ये लोग घुमक्कड़ किस्म के तो हैं, जा रहे हैं, घुमक्कड़ किस्म का मतलब व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। और जब व्यापार कर रहे हैं तो ये, और आपको पता हो मिस्र वगैरह में तो खुले आसमान और रेत रेगिस्तान वगैरह टाइप की चीजें हैं, तो ये खुले आसमान में जब जाते होंगे रात के समय, और ये कई हजारों वर्षों से जा रहे हैं, है ना, लाखों वर्षों से घूम रहे हैं, तो इन्होंने कुछ ना कुछ क्या डेवलप कर लिया होगा, नक्षत्रों का ज्ञान, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र आज के टाइम पे कहेंगे, नक्षत्रों का ज्ञान इनको सबसे पहले हुआ था। क्लियर है? ओके ओके। ये मैसेजेस आपने लिखे और फिर डिलीट कर दिए हैं। चलें आगे। तो इन लोगों को क्या हुआ, नक्षत्रों का ज्ञान, तो यहां से ज्योतिष विद्या का विकास शुरू हो गया, ज्योतिष विद्या का विकास। ठीक है, आ गया ना? ज्योतिष विद्या का यहां पे विकास हो चुका है। अब एक बहुत खास और इंपॉर्टेंट और मजेदार चीज देखें थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को मजा आ जाए। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। ओके, देखो, जो मिस्र भाषा, अच्छा यहां तक मैंने, देखो ये जो है पेपर वगैरह, और इससे पहले मैंने पत्थरों का यानी व्यापार भी देख लिया था। उससे पहले हमने समाज भी इनका, समाज की हम बात करने जा रहे हैं, और हमने राजाओं का यानी राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो भी देख ली थी कि राजा कैसे बन रहे। हालांकि आज के टाइम की नहीं थी, वो बहुत ही प्राचीन तम सभ्यता थी राजाओं राजनीतिक। तो हम लोग बात करें कि मिस्र के जो लोग थे, इनकी मान्यता थी, लोगों की, मिस्र की मान्यता नहीं है ये, वहां के निवासियों की मान्यता है, मिस्र के निवासियों की मान्यता। मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूं ताकि आप लोगों को, कुछ है नहीं इसमें। देखो इनकी मान्यता थी कि जो उनके लोग हैं, है ना, मैं लोग बना दे रहा हूं, ये अगर मर जाते हैं, ठीक है, तो इनकी ये मान्यता थी कि ये वापस आएंगे, है ना, और वापस तो तभी आएंगे ना जब इनके पास बॉडी होगी। अगर ये बॉडी को जला देंगे या कुछ भी कर देंगे, दफना देंगे, दफना नहीं मतलब जला देंगे, खत्म कर डिकम्पोज कर देंगे उस बॉडी को, तो फिर लोग आएंगे किस में, इसकी आत्माएं किन में आएंगी। तो ये लोग क्या करते थे, जो इनके बहुत ही खास लोग होते थे, उनको, खास क्या मतलब जिन जिन के खास होते होंगे, प्यारे होते होंगे आज के टाइम पे अगर वर्ड करें, तो वो लोग क्या करते, जब वो मर जाते थे तो उनको, उनके बॉडी को काट के, उनके बॉडी को काट देते थे वो लोग, और बॉडी को काट के जो उनकी मांसपेशियां थी उनको निकाल कर बाहर निकाल देते ताकि वो सड़े गले ना, और उन मांसपेशियों को निकालने के बाद उनके शरीर में एक जो भरते थे उसका नाम था अलकतरा, अलकतरा भर देते थे। अगर हम इसको इंग्लिश में करें तो ऑयल टार जिसे कहेंगे, ऑयल टार, तेल जैसा होता है। टार तो समझते हैं ना, जो डामर डामर टाइप का होता है, जो पेट्रोलियम का होता है ना, एक्सट्रैक्शन, वो एक्सट्रैक्ट, ऑयल टार, तो वो भर देते थे। और जो ऑयल टार था, जो अलकतरा था, जो मिस्रवासी थे वो इनको कहते थे मोमियाई, मोमियाई, मोमियाई कहते थे। ये लोग मोमियाई भर देते थे उनके शरीर में, ताकि ये शरीर खत्म ना हो, खराब ना हो, और बेचारे जो इनकी मान्यता थी वो भी बनी रहे कि ये लोग वापस आ जाएंगे। तो मोमियाई शब्द से ही बना है ममी आज का। अगर आप लोग ममी देखी हो, मूवी भी बनी है एक ममी, पार्ट्स भी कई सारे। तो ये जो ममी है, ममी शब्द ये मोमियाई से ही निकला है। क्लियर है? आज भी देखेंगे आप लोग। अच्छा, जो ममीज हैं इनको अब ऐसे खुले में अगर दफना देंगे, खुले में अगर दफना देंगे तो क्या होगा, कोई भी जानवर जो है उस टाइम पे नोच ले जाएगा, खा लेगा उनको। तो ये लोग क्या करते थे, इन ममीज को पिरामिड्स में रख देते थे। बड़े बड़े पत्थर थे, पत्थर तो आप लोग जान ही रहे हैं आयात हो रहा है, तो उन पत्थरों में इनका जो है एक तरह से बक्से बक्से में बंद करके इनको रख देते थे।
तो पिरामिड्स भी बन गए, अस्तित्व में आ गए पिरामिड्स। क्लियर? पिरामिड से एक चीज याद है मुझे, याद आई कि एक पिरामिड है यहाँ पे जो अजूबे है ना, आश्चर्य, 7 आश्चर्य जिन्हें कहते हैं, 7 वंडर्स। तो 7 वंडर्स जो है उनमें एक वंडर है गीजा, गीजा का पिरामिड। ये गीजा का पिरामिड लगभग 3000 बीसी के आसपास का है। ठीक है, 3000 बीसी के आसपास का, मैंने अलग से बता दिया, जाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ लीजिएगा, है ना इसको। देखो, मिस्र की एक रानी थी, यह भी मैं अलग से बता रहा हूं जानने के लिए। मिस्र की एक रानी थी, नाम था उसका क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा, ये रानी जो थी अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत ही ज्यादा फेमस थी। आसपास के जो और सभ्यताएं थी उनमें इसकी चर्चा काफी थी। और इसने अपनी सुंदरता का जो प्रयोग किया वो साम्राज्य को, जो इसका साम्राज्य था उसको बचाने के लिए किया। हमेशा कोई भी आता था तो अपनी सुंदरता फंसा के उसको मतलब जो है खत्म वगैरह कर देती थी। ठीक है, तो मिस्र की जो कैपिटल थी उस टाइम पे वो थी सिकंदरिया। सिकंदरिया। और आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये चीज, ये डायग्राम कहां गया, ये, कि इसमें क्या है, वर्ष में एक बार क्या आती थी, बाढ़ आती थी ना। और जब बाढ़ आती थी तो ये मिस्र की कैपिटल चेंज हो जाती थी सिकंदरिया से, और वो हो जाती थी अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया। तो ये दो चीजें मैंने बता दी, दोनों कैपिटल होती थी मिस्र की। बाढ़ के समय अलेक्जेंड्रिया, और बाढ़ जब चली जाती थी तो सिकंदरिया। अच्छा, ये क्लियोपेट्रा की स्टोरी सुनो। क्या होता है कि ये सुंदरता का प्रयोग करती थी। तो एक रोम का शासक था, रोम। रोम आप लोग जानते हैं इटली की कैपिटल है आज। उस टाइम पे रोम सबसे, आप लोग आगे चल के वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, होली एम्पायर माना जाता, सबसे रोम को ही पवित्र रोम बोला जाता था, होली रोमन एम्पायर। ठीक है, जो यहाँ का राजा होता था, जो जो मतलब राजा होता था, राजा से ज्यादा यहाँ के पोप की जो चर्च होते हैं ना उनकी चलती थी। खैर वो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। तो यहाँ का एक जो है शासक था, उसका नाम था ऑगस्टस। ऑगस्टस, हम लोग हिंदी में अगस्त बोलते हैं इसको, ऑगस्टस। वो इसकी सुंदरता के जाल में नहीं फंसा और उसने इसको खत्म कर दिया था, क्लियोपेट्रा का, और इस पर राज कर लिया था। ये आगे की बात है, ठीक है, ऑगस्टस ये आगे आता है, 6 एडी के आसपास की बात है। तो यहां तक हमने देख लिया, ये मेरी लगभग मैंने ओवरव्यू दिया है हल्का फुल्का। ठीक है, मैं इसकी मिस्र की कुछ चीजें एक दो बता दे रहा हूं। जो मिस्र की फसल, अगर सबसे यहाँ की जो मुख्य फसल की बात करें तो गेहूं था। ठीक है, व्यापार आपको पता है कैसा है, किस श्रेणी का व्यापार है, मतलब डेवलप्ड व्यापार है, उन्नत व्यापार है। क्लियर? आवागमन का साधन क्या है, वो भी क्लियर है, नदी है। तो लगभग लगभग खत्म है। इट इज क्लियर? आपको कैसे पता क्वीन बहुत ब्यूटीफुल थी? एक्चुअली इसका जिक्र मिलता है एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पढ़ने में। और इसने जो है एक्चुअली वो डेटा इसलिए है ना क्योंकि उसने उसका जो प्रयोग किया था अपनी जो है सुंदरता का। हाँ, पिरामिड गीजा। तो जो है मम्मी मम्मी मम्मी, ओके, तो उसने जो है इससे काफी सालों तक अपने साम्राज्य को बचा कर रखता था, और लोग वहां पे बहुत ही कम अटैक करते थे। उनको ऐसा लगता था कि हम जाएंगे मोहित हो जाएंगे, फंस जाएंगे और वगैरह वगैरह, है ना। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अब जैसा है वैसा मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ऐसा मत समझ लेना कि मेरे अंदर जो है मैं मम्मी अम्मी हूँ और जो है मेरी उस टाइम की आत्मा घूम के आज अंदर आ गई मेरे। तो मिस्र खत्म हो गया, मिस्र की सभ्यता, जितना जानना था अभी हम लोगों को उतना। इज इट क्लियर यहां तक?
सब साफ है या साफ हो गया बिल्कुल? बताएं जरा। आप लोग कहीं चले जाते हो क्या? हे भगवान, अभी तक कोई कमेंट्स नहीं आए। भैया क्वीन से रिलेटेड कोई बुक है? अभी अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बताएं पहले। कई जगह पे आपको इनका जो है उल्लेख पढ़ने को मिलेगा, कई जगह पे। क्लियोपेट्रा इस पे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा तो। और कुछ अगर अगर हो मिस्र के बारे में तो बता दो। है तो बहुत कुछ मिस्र के बारे में, जितना हम हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं उससे ज्यादा तो मिस्र के बारे में। वहाँ के जो औजार वगैरह ये सब तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ज्यादा चीजें जाने, क्योंकि इट इज इनफ। इससे ज्यादा पूछा ही नहीं जाएगा, है ना। आपको ही ध्यान में थोड़े ना रखते हैं वो जो पेपर बनाएंगे, क्योंकि सारे स्ट्रीम के बच्चे आते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल के थोड़े ना जाएंगे। तो इट इज इनफ, और ये भी बहुत जानकारी होगी। और जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में चलेंगे तब तो हम लोग खूब डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ ये कहाँ पे है? क्या कहाँ पे है? मिस्र? मिस्र की बात कर रहे हो? कहाँ पे है? ये मत पूछ लेना मुझसे मिस्र कहाँ पे है। या आपका ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री, डेफिनेटली हिस्ट्री। अच्छा ये बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अरे बहुत अच्छी क्लास रही आज की। क्या क्लास खत्म हो गई है? मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं अभी क्लास खत्म होने के बारे में। अगर आप लोग चाह रहे हो तो फिर मैं यहीं पे खत्म करूं, उसके बाद जो और सभ्यताएं। और सही भी है क्योंकि इट इज ऑलरेडी 6 o'clock। तो आई थिंक हाँ, इट इज इनफ। हाँ, आज तक इतने ही रखते हैं, फिर कल हम लोग जो है इसके बारे में, जो नेक्स्ट सभ्यता है, जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया के बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। और फिर मैं सोच रहा हूँ यहीं तक दो करें, क्योंकि फिर ऊब जाओगे ज्यादा चीजें जब जमा हो जाएंगी। फिर हम लोग वैदिक पीरियड पे चलते हैं, है ना। वैदिक पीरियड पे चलते हैं हम लोग। नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। नहीं 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 नहीं, सॉरी। सॉरी। ओके 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 ओके। डोंट बी सॉरी। तो मेसोपोटामिया खत्म करें क्या? मैं सोच रहा हूँ लगभग काफी टाइम ले लेगा यार ये। क्यों? हाँ, अगर देखो आप लोगों के पास टाइम है तो मैं तो, मेरा तो रिवीजन हो रहा है। अभी कर देते हैं खत्म, बताओ तो मेसोपोटामिया। पर साथ देना पड़ेगा, इन्हें बीच में छोड़ के भाग, और छोड़ने भागने देंगे नहीं हम। आपको जो ट्रिक लगे, ठीक है, मैं तो शुरू कर रहा हूँ फिर, विद वेस्टिंग एनी टाइम आई थिंक। शुरू करते हैं मेसोपोटामिया, है ना। अब बोलते तो।
ओके, तो लेट्स स्टार्ट मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो अंडरस्टैंड है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये लगभग जो है 3100 बीसी के आसपास से स्टार्ट होती है, ठीक है। 3100, कहीं आपको डेटा 3200 भी मिल जाएगा, तो इतना मार्जिन चलता है। तो हम लोग काफी नीचे आ गए हैं। मेसोपोटामिया, देखो इसके और कुछ नाम हैं, वो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। जब आप हड़प्पा बारे में अभी तो पढ़ लिया आपने, है ना, बेसिक्स जान लिया आपने। और जब इन आगे जब भी मुझे कभी याद आएगा ना हड़प्पा के बारे में, क्योंकि मैंने ज्यादा डिटेल में उसको ले गया नहीं हूँ उसको ज्यादा, तो आप जब भी अकेले बुक्स पढ़ेंगे ना, कुछ ज्यादा चीजें जानने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगी चीजें। ये तो मैं बता रहा हूँ, इसका जो नाम है, एक तो मेसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामिया नाम से ये प्रसिद्ध है। इसकी एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं सुमेर की सभ्यता। सुमेर की सभ्यता, ठीक है। इसी को कहते हैं इराक की सभ्यता। आप लोगों को पता है इराक में, इराक की सभ्यता। ओ शिट शिट शिट, मैंने लास्ट टाइम पे ईरान लिखा दिया था क्या? ईरान लिखा दिया था क्या मैंने? आई एम रियली वेरी सॉरी। इराक की सभ्यता है ये, ओके। ओ उस टाइम पे थोड़ा हो गया होगा। इराक की सभ्यता है, ओके, करेक्ट कर लीजिएगा। इसी का एक और नाम है, मैंने दो रिवर्स बताई थी, दजला और फरात की सभ्यता भी कहते हैं इसको। हम्म हम्म देखो दजला फरात से तो आप लोग परिचित हैं कि दजला जो कि आज की टिग्रिस और यूफ्रेटिस, इराक की सभ्यता कहते हैं क्योंकि ये इराक में है। दजला फरात आपको इराक में मिलेगा। और जो सुमेर है ना, जो मेसोपोटामिया के निवासी थे, उनको बोलते हैं सुमेर। आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि जब आप हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये लोग व्यापार करते थे और सुमेर के लोगों से व्यापार करते थे, है ना। तो सुमेर जो है वो इनके निवासियों को ही कहते हैं, ठीक है। इनके निवासियों को सुमेर के नाम से जाना जाता था। और आपको एक चीज और पता चलेगी कि ये मध्यस्थ का काम करते हैं। देखो ये तो मिस्र की सभ्यता थी, मान लो मैंने ये मिस्र बना दिया, यहाँ पे उसके ऊपर चलेंगे तो इराक मिल जाएगा, और ये तुम्हारी इराक की सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और यहाँ पे जाएंगे तो ये हड़प्पा की सभ्यता, ये बेल्ट है एक, और इस बेल्ट में तीनों मिल जाएंगे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, मतलब जो आज के टाइम पे नहीं बिचौलिया जिन्हें कहते हैं, थोड़ा और वर्ड ले लूँ मैं खराब सा, तो वो क्या करते थे कि यहाँ का सामान ले लेते थे और इनके सामान से उसको रिप्लेस कर देते थे, है ना। तो ये दोनों तरफ से व्यापार करते थे। तो मैं ये प्रकारांतर से ये चीजें बता दें आपको अलग से, तो आपको पढ़ने को जब मिलेगा तो आप उसको रिलेट कर लीजिएगा, राइट। तो मैंने क्या बताया अभी, निवासी, हाँ सुमेर, ओके। तो ये लोग सुमेर कहलाते थे, यहाँ के जो निवासी थे। देखो मेसोपोटामिया जो वर्ड है ना, वर्ड पे थोड़ा ध्यान देते हैं आप लोग भी। ऐसे कि जब कोई चीज पढ़ा करें ना, तो आप शब्दों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करो, फोकस, और इसको पढ़ने की कोशिश किया करो, तो आपको काफी कुछ हेल्प इससे मिल जाएगी। काफी नहीं मैं कह रहा हूँ, अबाउट 60 to 70% हेल्प मिल जाएगा। देखो मेसोपोटामिया जो वर्ड है वो है मेसोज प्लस पोटेमस। हिप्पोपोटामस मत समझ लेना। मेसोस प्लस पोटेमस, ये दो वर्ड से मिलकर बना है मेसोपोटामिया। मेसोस का मतलब होता है इन मिडल, यानी मध्य। और पोटेमस का मतलब जो होता है वो होता है दो नदियां, दो नदियों के मध्य का जो प्लेस होता है दैट इज मेसोपोटामिया। अब ये दो नदियां कौन सी हैं?
आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो दो नदियां हैं ये है दजला और फरात। दजला इन सेंस ऑफ टिग्रिस, फरात यूफ्रेटस। अब इसकी स्पेलिंग क्या होगी, आप लोग थोड़ा मैच कर लीजिए ना, थोड़ा इंग्लिश जो है। हम्म, टिग्रिस और यूफ्रेटस, राइट। हम्म, इनकी जो बीच का प्लेस है ना, इसको मेसोपोटामिया कहते हैं। इन दोनों की खासियत थी इन नदियों की कि इसमें वर्ष में, आप लोगों को पता होगा मिस्र में वर्ष में कितने बार बाढ़ आती थी, मिस्र की सभ्यता में नील नदी में एक बार। यहां पर 2 बार बाढ़ आएगी, 2 बार, मतलब 2 वर्ष, 2 बार। इसमें 2 बार बाढ़ आती थी। क्लियर। जब इसमें बाढ़ आएगी तो क्या हुआ कि बढ़ाती तो कौन सी मिट्टी आएगी, जलोढ़ मिट्टी आएगी। आई थिंक उपजाऊ बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि 2 बार एक तो बाढ़ आ रही है, तो बहुत ही ज्यादा जो है उत्पादन होगा। और इसमें जो है, इस चीज में नेचुरली गेहूं बहुत उत्पादित होता था। इसके कछार में, इन नदियों के कछार में, घाटी जिसे कहेंगे, वही घाटी है, कछार कोई अलग से शब्द नहीं है ना। कछार में जो है गेहूं उत्पादन होता था, और जबरदस्त उत्पादन होता था। मैं ये भी लिख लूं, जबरदस्त उत्पादन होता था यहाँ पे गेहूं का। तो व्यापार को प्रोत्साहन मिल जाएगा। व्यापार तो होना ही होना है, अगर गेहूं जबरदस्त हो रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है। ये चीजें क्या कॉमन सेंस बनाने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, ये मैं चीज कई बार बता चुका हूं। देखो, जहां भी उत्पादन होगा ज्यादा, उत्पादन का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ खाने भर के लिए ना, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, जब जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो जाता है किन्हीं चीजों का, तो वो हमें टाइम मिल जाएगा ना, फिर समय मिल जाएगा चीजों के लिए, कुछ अन्य चीजें करने के लिए। तो उसमें अन्य चीजों में व्यापार जुड़ जाएगा नेचुरली, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है ये चीजें। व्यापार जुड़ जाता है, उसी में शिल्प कला जुड़ जाती है ना। और उसी में जो है कर्मकांड जुड़ जाते हैं, चीजें हम लोग हड़प्पा में देख ही चुके हैं ये चीजें, और आगे भी देखेंगे, ये पूरे हिस्ट्री में देखते हैं हम लोग, और देखते रहेंगे, है ना। तो ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है चीजों की। तो अब व्यापार होने लगा, स्वाभाविक सी चीज है। कंप्लीट पेज, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो ये नदी में कौन सी गई, यूफ्रेटस और टिग्रिस। जो फरात नदी है ना, ये जो फरात नदी है, ये वैश्विक मार्ग, विश्व मार्ग के लिए जानी जाती है। विश्व मार्ग, ये विश्व मार्ग यानी मतलब जो विश्व के उस टाइम पे जो व्यापार होते थे, वो इसी रास्ते से, यूफ्रेटिस नदी से के जो किनारे का भाग है उसी से ही होते थे। ठीक है। तो ये विश्व मार्ग होगा, आपको पता होगा जब कहीं भी व्यापार एक जगह से होकर आता, जैसे हम लोग हड़प्पा में देखते थे, आप लोग तुरंत लिंक कीजिएगा ना। जैसे हम लोगों ने बड़े बड़े जो है शहर देखे तो उस टाइम पे नगर, जैसे कि हम लोगों ने हड़प्पा देखा, या फिर मोहनजोदड़ो देखा। तो ये सब क्यों इतने डेवलप थे, तो इनके डेवलप होने का जो एक कारण, एकमात्र नहीं मैं कह रहा हूँ, एक कारण, जो मुख्य कारण हो सकता है कि ये व्यापारिक मार्ग पे अवस्थित थे। और आप इन फ्यूचर जब आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, जब उसके बारे में हम लोग वैदिक काल के बाद जब वो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अशोका के टाइम पे, अशोका से और थोड़ा आगे बढ़ेंगे जब गुप्तांश के काल में, तो ये आपको पता चलेगा ये यहीं के पीरियड्स, यहाँ के जो लोग हैं, जिसे हम लोग शिल्क मार्ग कहते हैं, रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग, तो वो रेशम का व्यापार जो होता था वो इन्हीं मार्गों से होता था, जिनका जिक्र हमें अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र किसकी बुक है, मैं सोच रहा हूँ मैं ज्यादा जा रहा हूँ डीप में। ओके ओके, तो बस इतना समझ लो कि यहाँ पे ये सारी चीजें होती थी। मैं वापस आ रहा हूँ, सॉरी, फ्लो में हो गया ये सब। हाँ, तो व्यापार जबरदस्त, तो गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो व्यापार जो है स्वाभाविक यहाँ पे हो जाएगा, हो जाना चाहिए, व्यापार को प्रोत्साहन मिला। अच्छा, यहाँ की लिपि देखते हैं हम लोग। लिपि, कीलाक्षर, उसमें जाओ, हड़प्पा में, हड़प्पा में जाएं, आपको पता चल जाएगा जो वहां की, ये कीलाक्षर मतलब, कीलाक्षर मतलब समझ रहे हो, अक्षर, इसका संधि विच्छेद करो, कील
प्लस अक्षर। अब ये मत समझ लेना कि कील से बनाए गए अक्षर है ना, मतलब इन्होंने क्या लिखा है। हाँ भैया चलो बढ़ाओ। चनकी। एक्चुअली ये दोबारा से लिखें जो लिखा है, बट एग्जैक्ट वर्ड लिखें क्या है। हाँ, कीलाक्षर मतलब समझ रहे हो, ये लोगों ने मतलब उसमें चित्र बनाए हैं, चित्रनुमा कह सकते हैं। कीलाक्षर हटाओ, ज्यादा खराब मतलब हो जाएगा समझने से, हमें केवल समझने से मतलब है। मैं इसको कहूँ चित्रनुमा या चित्राक्षर। चित्र बना बना के इन्होंने जो है अपने लिपियों पर, लिपि है इनकी, और इनकी जो मुद्रा मिली है, जो इनकी मोहर कहेंगे इसे, मोहर। मोहर भी मिलता है कहीं पे, मुहर भी मिलता है ना। मोहर, अच्छा एक चीज मैं पहले बता दूं, ये मोहर, जो मुहर है ना, ये इनकी बेलनाकार है यहाँ की। हड़प्पा में याद करने की कोशिश करो तो वो आपको आयताकार मिल जाएंगे। जो मोहर है, ये आप लोग कोई जो आज के सिक्के से रिलेटेड ना कर लेना है ना, कि कोई सिक्का होगा वो बेलनाकार है। मोहर वो चीज नहीं है ना, जो आज के टाइम पे हमारी दादी वगैरह मोहर रखी रहती थी। हाँ हाँ, वो चाणक, ओके। चाणक्य, विष्णुगुप्त सम, और जो तुम्हारा जो है आ, वो सब ठीक है। बेलनाकार, हाँ। थोड़ा भटकाएं नहीं आप, प्लीज फोकस करें। हाँ, कहाँ पे थे। मोहर बेलनाकार, ठीक है। तो जो मोहर थी, हाँ मैं चल रहा था, जो मोहर है वो हम लोग जो है वो मोहर ना समझे, तो हमारी दादी वगैरह रखी रहती है मोहर, वो मोहर नहीं थी। वो मोहर जो थी, मैं बता दूं आपको, एक टाइम, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा इसमें। जब ये लोग व्यापार करते थे ना, व्यापार कर रहे, अब ये बोरी टाइप की जिसमें भी व्यापार कर रहे, तो यहाँ पे जो गांठ लगाते होंगे, उसमें ये मिट्टी का, गीली मिट्टी का लेप लगा देते थे। गीली मिट्टी का लेप लगा दिया इन्होंने। इस गीली मिट्टी के लेप लगाने के बाद इसमें एक इनके पास जो है मोहर ऐसी होती थी, वो मोहर का इसमें ठप्पा लगा देते थे। आज के टाइम पे से BIS कह सकते हैं इसे, है ना। जो BSI, जो मार्क है ना, जो आज के टाइम पे जो मार्क्स चलते हैं, ठीक है, वो जैसे हॉल मार्क होता है ना, सोना में लगा रहता हॉल मार्क, उसी टाइप से मोहर लगाते थे उस टाइम पे। तो ये मोहर थी, क्लियर। तो उस टाइम पे जो मेसोपोटामिया है, तो मेसोपोटामिया की जो मोहर थी वो बेलनाकार थी। समझ में आ गया ना मोहर और मुद्रा। ना 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 ना, मुद्रा नहीं है ये, मैंने बता दिया है। कौटिल्य। हम्म, ओके। तो इन्होंने जो है, इनकी जो लिपि थी वो चित्राक्षर, चित्रनुमा, मोहर जो है बेलनाकार। इन्होंने प्राचीनतम, सबसे जो प्राचीन नगर बने मिले हैं, वो प्राचीनतम नगर इन्होंने बसाए। प्राचीनतम नगर जो बसाए हैं वो सबसे श्रेय जो जाता है, वो इनको प्राचीनतम नगर बसाने का श्रेय जाता है। और जैसे मैं ले लूं, एक नगर ले लूं, बेबीलोन। बेबीलोन है ना, बेबीलोन। बेबीलोन एक नगर, शहर है, जो मेसोपोटामिया का शहर है, क्लियर। आपको एक नाम बता दो, एक बेबीलोन, बेबीलोन से जुड़ी हुई एक चीज है। एक आपने एक गार्डन सुना होगा, हैंगिंग गार्डन, लटकता हुआ बगीचा, लटकता हुआ बगीचा, हैंगिंग गार्डन, वो बेबीलोन में है, ठीक है। एक किंग थे वहां के, नबूकदनेश्वर नाम था उनका, नबूकदनेसर, नबूकदनेसर सेकंड, इन्होंने वो बनवाया था 605 BC में। तो ये बहुत ही अलग चीज हो गई, मैंने सिर्फ बता दी ये, हाँ, पर ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई और अदर एग्जाम्स में पूछ सकते हैं चीजें, जब भी उनका मूड हुआ। हैंगिंग गार्डन, ठीक है। तो हैंगिंग गार्डन जो है, लिखा रहने देते हैं यार। तो हम लोगों ने देख लिया प्राचीनतम नगर जो मिले हैं, तो उनका जो साक्ष्य जो है वो यहाँ से हमें मेसोपोटामिया से मिलने शुरू हो जाते हैं, और मेसोपोटामिया, बेबीलोन जैसे शहर मिलते हैं। अच्छा, जो इनकी जो सबसे बड़ी देन मानी जा सकती है, सबसे बड़ी देन, जो सबसे बड़ी देन मानी जा सकती है, वो इन्होंने 1 से 60 तक की गिनती विकसित कर ली थी।
काउंटिंग, आप लोग जानते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, फ्रॉम 1 to 60 इन्होंने डेवलप की थी। पता है कैसे? रोचक कहानी है। देखो इन्होंने वर्ष को जो है 12 महीनों में डिवाइड किया, जो कि आज भी डिवाइड है, ठीक है, 12 महीने में डिवाइड किया। फिर इन्होंने जो है महीनों को 4 सप्ताह में डिवाइड किया, महीने को। फिर सप्ताह को 7 दिन में डिवाइड किया, दिन को इन्होंने 24 घंटे में डिवाइड किया, 24 घंटे को में डिवाइड किया, तो घंटे को इन्होंने 60 मिनट में डिवाइड किया। तो इन्होंने 1 से 60 तक की गिनती विकसित की थी। इसका श्रेय जो जाता है वो मेसोपोटामिया के लोगों को जाता है, यानी सुमेरों को जाता है। क्लियर? मंदिर निर्माण इनकी बहुत ही यूनिक विशेषता, यानी जो मैं कह सकता हूं विलक्षणता, वो क्या है? मंदिर निर्माण। इन्होंने मंदिर बनवाए, ठीक है। और इनके साक्ष्य हमारे यहाँ पे भी मिलते हैं, मेसोपोटामिया में इस टाइप के जो बनाए, मेहराब टाइप के, ठीक है। तो इन्होंने मंदिर निर्माण में इनकी विलक्षणता थी। क्लियर? मंदिर निर्माण इनकी विलक्षणता या विशेषता जो थी, यूनिक विशेषता। यूनिक विशेषता को विलक्षणता कहते हैं। जो विलक्षणता शब्द है, इससे डरिएगा मत, है ना। इसको हम लोग यूनिक, जो विशेषताएं होती है उसमें जो यूनिक होती है, यूनिक, उसको हम लोग विलक्षणता कहते हैं। क्लियर? व्यापार, व्यापार व्यापार जो है हम लोग समझ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से इनका व्यापार चलता था। आप लोगों को कोट भी मिलेगा कि इनके जो घोड़े थे, जो सॉरी घोड़े नहीं, इनकी जो नाव थी वो सुमेर के लोगों के साथ नाव एक साथ जो है बांधी जाती थी, है ना, एक जगह पे जहाँ पे रुकते थे। तो एक एक जो है ये संदर्भ आपको पढ़ने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ इनके व्यापार होते थे। क्लियर? और इनकी जो भाषा है उससे कहीं ना कहीं सिंधु सिंधु घाटी की सभ्यता ने उन चीजों को एक्सेप्ट किया जो आज भी हमारे जो है जीवन में मौजूद, आज भी हम उनका प्रयोग करते हैं। देखो एक शब्द में प्रयोग बता रहा हूं, एक इनका शब्द है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता, उनके लोगों का एक शब्द है अनलिल, अनलिल, है ना। अब जरा एक रिलेट कर दिए अपने संस्कृत वर्ड अनिल से। अनलिल, अनिल, अनिल मीन्स हवा, तो ये हवा को अनलिल कहते थे। क्लियर? और ये जो अनलिल थे यहाँ के प्रमुख देवता थे, और हम लोगों ने भी आगे चलकर वैदिक काल में जो है हवा को देवता बनाया, वर्षा को देवता बनाया। क्लियर? तो अनलिल थे। और एक शब्द ले लेते हैं, इन्होंने एक ई शब्द दिया, ई। ये इनके जो देवता होते थे उन देवताओं में सर्वोत्तम देवता जो थे, सर्वोत्तम देवता, उनको ई का। और ये वर्ड हमारे यहाँ पे ईस बना, ईस से ईश्वर। क्लियर है? तो ये कहीं ना कहीं हमारी उनकी भाषा जो है, भाषा